हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी एंड स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये एक यूपी टीजीटी का एक पुराना क्वेश्चन पेपर है उसको तो सॉल्व करेंगे ही। और आज हम इसके पार्ट 1 की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम कुछ 60 से 65 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन हालांकि आप सब जानते हैं कि सिर्फ पेपर सॉल्व करने से या पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं किया जाता। तो वहाँ पे मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आपको एक क्वेश्चन या पुराने क्वेश्चन पेपर्स की मदद से अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाना है और आप एक सही डायरेक्शन में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में हम आज जानते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस पेपर को सबसे पहले देखें तो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जहां दिया हुआ है इन विच कंट्री डिड द गेम ऑफ वॉलीबॉल ओरिजिनेट। वॉलीबॉल खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर, राइट आंसर जो है वो यूएस से होगा। तो जैसा मैंने कहा कि एक क्वेश्चन से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को बनाना आपको सीखना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको बताऊँ तो यूएसए में वॉलीबॉल के अलावा बास्केटबॉल भी शुरू हुआ था। भारत में क्या हुआ, जैसे जापान, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है तो जापान में जूडो स्टार्ट हुआ था। इस तरह की पूरी लिस्ट आप बना दीजिए। मैं आपको बताऊं, जहाँ पे मैं कुछ दिनों में आपके लिए, 1-2 दिन में ही बल्कि, आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे गेम जहाँ से ओरिजिनेट हुए और किस ईयर में ओरिजिनेट हुए थे उसकी एक लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलते हैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप बनाते चलेंगे तो आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे साथ साथ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जहाँ पे फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट, जैसे शॉर्ट सर्विस टेस्ट से इससे समझ में आ रहा है कि बैडमिंटन में शॉर्ट सर्विस कराई जाती है। तो यहाँ पे जो टेस्ट यूज़ किया जाता है वो बैडमिंटन इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे वॉलीबॉल के क्षेत्र में, वॉलीबॉल के खेल में रसल लंज होता है, ब्रैडी वॉली टेस्ट है, या ब्रैडी का वॉलीबॉल टेस्ट है, या फ्रेंच कूपर टेस्ट है। ये सब वॉलीबॉल के टेस्ट होते हैं। टेनिस में आपने डायर टेनिस स्किल टेस्ट सुना होगा। ऐसे ही बैडमिंटन के और भी हैं, ब्रायर मिलर है, लॉकहार्ट पियर्सन है। तो ऐसे टेस्ट और भी गेम्स के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, हॉकी, फुटबॉल, जितने भी बास्केटबॉल, सबके आप एक लिस्ट बना लीजिए। तो आप थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे पुरुष हेतु भाले भाले का भार कितना है, द वेट ऑफ मेंस जेवलिन। तो मेंस जेवलिन का जो है वो भार है, होता है 800 ग्राम, आपको पता होगा। और जहाँ पे वुमेंस के लिए जो वेट होता है जेवलिन का वो होता है 600 ग्राम फॉर वुमेन। तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अब इस क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे शॉर्ट की बात, और भी फील्ड इवेंट्स की अगर हम एथलेटिक्स में बात करें तो शॉर्ट पट का जो वेट है वो कितना होता है, 7.26 फॉर मैन, 4 kg फॉर वुमेन। हैमर का जो है वो सेम शॉर्ट पट की तरह ही होता है। डिस्कस का 2 kg फॉर मैन, 1 kg फॉर वुमेन। और भी जैसे इस तरह के फील्ड इवेंट्स में जो किस तरह के फील्ड में होते हैं, मतलब सर्कल्स वहाँ पे बनाए जाते हैं, कितना उनका डायमीटर होता है। सेक्टर एंगल जैसे 34.92 सबका होता है, एक्सेप्ट जेवलिन थ्रो जहाँ पे 29 डिग्री सेक्टर एंगल वहाँ पे बनाया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो वो भी आपके नोट्स यहाँ पे आसानी से तैयार हो जाएंगे। डब्ल्यू का मुख्य कार्य, डब्ल्यू मतलब वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य का क्या है? तो इसमें आप सबसे पहले बात करेंगे ब्लड की, फिर ब्लड के बारे में बात करेंगे, ब्लड के बाद पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, ब्लड्स के सेल कौन कौन से हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो तीनों के फंक्शंस आप बहुत अच्छे से पढ़ लें तो 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। अगर हम आरबीसी की बात करें तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन और जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है वो हम वहाँ करते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात जब होती है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो जीवाणुओं के खिलाफ लड़ाई, यानी कि फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, इम्यून सिस्टम आपका यहाँ पे दुरुस्त करता है डब्ल्यूबीसी। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसका काम जो है वो ब्लड क्लॉट करने का होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी इज़ एसोसिएटेड विद, तो इसका राइट आंसर जो है वो फुटबॉल है। बीसी रॉय जो है वो नेशनल ट्रॉफी एक होती है भारत में। अलावा यहाँ से क्वेश्चंस निकल के बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे हॉकी के क्षेत्र में जो है सिंधिया गोल्ड कप, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो मलेशिया में खेला जाता है हर साल। तो ये बड़े बड़े ट्रॉफीज़ को आपको नेशनल लेवल की भी और इंटरनेशनल लेवल की भी एक लिस्ट बना देनी है। बैडमिंटन में जैसे थॉमस कप अभी अभी इंडिया जीता था तो वो पूछा जा सकता है, जो कि मेंस के लिए कैटेगरी में ही सिर्फ होता है। उबेर कप जो है वो मेंस कैटेगरी में बैडमिंटन में होता है। क्रिकेट में और क्या होता है? तो ये सब चीज़ें आपको एक तरह से यहाँ पे फुटबॉल में, और भी जैसे आप जानते हैं कि फुटबॉल में दुरंत कप होता है, या हम कहें कि सुब्रतो कप होता है नेशनल लेवल का। तो इस तरह की लिस्ट आपकी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो वो भी एक तरह का क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं सब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ गिवन बाय यूपी गवर्नमेंट टू स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन को यूपी गवर्नमेंट कौन सा देता है? क्योंकि यूपी टीजीटी का पेपर है तो यहाँ पे यूपी से रिलेटेड स्पोर्ट्स के फील्ड में जितनी चीज़ें हैं वो पूरी आप कवर कर डालो।
तो जैसे इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे लक्ष्मण अवार्ड। तो लक्ष्मण अवार्ड जो है वो यूपी गवर्नमेंट देती है खेलों के क्षेत्र में। अर्जुन अवार्ड आप जानते हैं भारतीय जो खेल मंत्रालय वो देता है। खेल रत्न भी जो है वो भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। यश भारतीय अवार्ड किसी भी क्षेत्र में मैंने देखा कि बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में ये नहीं है। लेकिन लक्ष्मण अवार्ड के बारे में आप सारी चीज़ें जान लो, जैसे कि इसका प्राइज़ मनी जैसे 3.11 लाख दिया जाता है, साथ में इसके ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ लक्ष्मण दी जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कवर अप आप करने की कोशिश करिए। उसके अलावा नेशनल लेवल के जितने भी अवार्ड्स हैं, अर्जुन है, चाहे वो राजीव गांधी को चेंज करके अब जो है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बना दिया गया है, या लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें, द्रोणाचार्य की बात करें, इन सब के स्टार्टिंग ईयर और ये किस किस रूप में दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो भी किया है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। एनाटॉमी का ये क्वेश्चन है जिसमें द स्कैपुला बोन इज़ सिचुएटेड इन। तो इस स्कैपुला बोन के साथ साथ और भी जो है और भी बोन्स के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन पहले अगर इसके आंसर की बात करें, क्लेविकल बोन है यानी कि कॉलर बोन है, उसके ठीक पीछे जो है वो अपर बैक की बोन होती है। तो अपर बैक इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऊपरी पश्चिम में अपर बैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन लेग से रिलेटेड और कौन सी चीज़ें हैं, जैसे मैं अगर बात करूं तो लेग में फीमर है, टीबिया है, फिबुला है, तो इसकी बोन्स को भी आप समझ लें। हिप में कौन कौन सी हैं, आर्म में ह्यूमरस है या अल्ना है, रेडियस है, और भी जितनी भी बोन्स हैं उसके बारे में आप पढ़ लें, तो कई भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे स्कैपुला आपने पढ़ा तो क्लेविकल के बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड बोन है, तो वो आपके लिए और क्वेश्चंस यहाँ से रिलेट करेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन की तरफ। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो किसने कंस्ट्रक्ट किया? जितने भी ये टेस्ट एंड मेजरमेंट्स के जितने भी हम स्पोर्ट्स के फील्ड में टेस्ट पढ़ते हैं उनके बारे में आप ज़रूर यहाँ पे पूरी एक लिस्ट बना दीजिए। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हार्वर्ड ने नहीं किया, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका आंसर जो है वो ल्यूसियन ब्रोहा जो है वो होगा। तो ल्यूसियन ब्रोहा ने जो है वो हार्वर्ड टेस्ट जो है कंस्ट्रक्ट किया था। उसके अलावा और भी जितने भी टेस्ट हैं उन सब टेस्ट को किसने किया था? ये जैसे कार्डियोवैस्कुलर का टेस्ट होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ऐसे ही और भी टेस्ट हैं, क्यों किस लिए बनाए गए हैं, क्या मापते हैं, और साथ ही साथ किसने बनाया और कब बनाया, ये आप ज़रूर इसकी लिस्ट तैयार करिए। 9th क्वेश्चन में बढ़ें तो गैस्ट्रोस्नीमियस मसल इज सिचुएटेड एट। तो ये मसल का नाम यहाँ पे दे दिया इसने, गैस्ट्रोस्नीमियस। तो गैस्ट्रोस्नीमियस आपकी जो है लोअर लेग की मसल्स हैं, काफ मसल के रूप में यहाँ पे मैं कह सकते हैं। तो लोअर लेग में यानी कि पैर के निचले भाग में काफ मसल में आपको पता है कि सोलियस और गैस्ट्रोस्नीमियस दोनों जो है ये मसल होती है, तो ये इसके साथ सोलियस भी यहाँ पे आ सकता था। उसके अलावा शोल्डर की डेल्टॉइड मसल है, चेस्ट की आप जानते हैं पेक्टोरलिस मेजर और माइनर जो है बहुत मुख्य मसल के रूप में होती है। अपर बैक में अगर हम देखें तो लैटिसिमस डॉर्सी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल हो जाती है। तो इनके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे और भी मसल्स को कवर करेंगे, तो और क्वेश्चन आपके यहाँ से निकलेंगे। अब बात आती है डिकैथलॉन की। द फाइनल इवेंट इन डिकैथलॉन इज ऑलवेज। तो सबसे लास्ट इवेंट कौन सा होता है? हम सब जानते हैं कि डिकैथलॉन जो है मेंस कैटेगरी के लिए होता है, पहली बात। दूसरा, डिकैथलॉन जो है वो 2 दिन के इवेंट होते हैं। तो 2 दिन के इवेंट में पहले दिन के इवेंट पूरी लिस्ट आप तैयार करिए। जैसे पहला इवेंट पहले दिन में होता है 100 मीटर, दूसरा होता है लॉन्ग जंप, तीसरा होता है शॉर्ट पट, चौथा होता है हाई जंप, पांचवा होता है 400 मीटर्स। और सेकंड डे में पहला इवेंट होता है 110 मीटर हर्डल्स, क्योंकि मेंस के लिए 100 मीटर हर्डल्स नहीं होती, आप सबको पता है कि 110 मीटर हर्डल्स कराई जाती है। दूसरे दिन के पहले इवेंट की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा इवेंट होता है दूसरे दिन डिस्कस थ्रो, तीसरा होता है पोल वॉल्ट, चौथा होता है जेवलिन थ्रो, और लास्ट इवेंट जो है वो इसका राइट आंसर जो होगा 1500 मीटर की दौड़, यानी कि 1500 मीटर की रेस यहाँ पे डेकेथलॉन में लास्ट इवेंट जो है वो फाइनल इवेंट जो है वो कराया जाता है। पहले इवेंट को पूछा जा सकता है तो वो आप 100 मीटर जानते हैं। पहले दिन के अगर पहले इवेंट की बात मैं करूँ तो दूसरे दिन की पहले इवेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे 110 मीटर हर्डल्स की बात करेंगे। तो ऐसे ही आप चाहो तो हेप्टाथलॉन के बारे में भी जान लो, जहाँ पे आपके पास 7 इवेंट्स होंगे वुमेंस के लिए। तो वहाँ पे पहला इवेंट 100 मीटर हर्डल्स हो जाएगा, लास्ट इवेंट 800 मीटर हो जाएगा। उसकी पूरी लिस्ट आप तैयार करिए तो एक और क्वेश्चन आपके लिए रेडी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर हाइट। हाइट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? तो हम सब जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेडियोमीटर। लेकिन साथ साथ अब इन सब जो भी ऑप्शंस ये दिए हुए हैं इनके बारे में भी जानिए। जैसे स्पायरोमीटर वाइटल कैपेसिटी के लिए यूज़ होता है, डायनोमीटर स्ट्रेंथ के लिए होता है, स्टेडियोमीटर हमने हाइट के लिए बताया, और स्कोलियोमीटर जो है वो बेसिकली जो स्पाइनल कर्व है
उसको जो है मापने के लिए या उस स्पाइन के जो कर्व है उसको देखने के लिए स्कोलियोमीटर का यूज़ होता है। उसके अलावा गोनियोमीटर है, एर्गोमीटर स्पीड के लिए जो होता है, या स्फिग्मोमेनोमीटर बीपी के लिए होता है। ये पूरी एक लिस्ट तैयार करिए, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ मसल फाइबर। अगर मसल फाइबर की थिकनेस को आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसका टर्मिनोलॉजी जो है नॉट में क्या कहा जाता है, तो उसमें ट्रेनिंग में भी हम यूज़ करते हैं मसल हाइपरट्रॉफी, यानी कि हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपरट्रॉफी का मतलब साइज़ ऑफ मसल को इंक्रीज़ करना, वहाँ पे ये टर्म यूज़ करते हैं। तो इन्फ्लेशन किसी भी तरह से रिलेट नहीं करता। हाइपॉक्सिया आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की जब कमी होती है, यानी कि कम ऑक्सीजन आपकी होती है, तो हाइपॉक्सिया यूज़ करते हैं। एंडोमोर्फी आप जानते हैं कि बॉडी टाइप की बात कर रहा है, जो यहाँ पे रिलेट नहीं करता। तो हाइपरट्रॉफी आपने देखा है, इसके अलावा आप दूसरे भी हाइपॉक्सिया आपको यहाँ पे मिल ही गया। और भी चीज़ें अगर इससे रिलेटेड होती है तो आप इसको यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ लीजिए। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो द एबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट इफेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग सिचुएशन इन एब इज़ कॉल्ड। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की बात यहाँ पे सीए की बात ये कर रहा है। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में अगर हम देखें तो एडप्टेशन एबिलिटी हो गया, कपलिंग एबिलिटी, रिदमिक एबिलिटी, डिफरेंशिएशन एबिलिटी, ये सबको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन इसका आंसर, क्योंकि द एबिलिटी टू एडजस्ट द मूवमेंट, मतलब यहाँ पे प्री एंटिसिपेशन की बात होती है, जहाँ पे आप पहले एंटिसिपेट करते हो और इफेक्टिवली चेंजिंग सिचुएशन में आप जो है अपने मूवमेंट को एडजस्ट या चेंज करते हो, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे एडप्टेशन एबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा एडप्टेशन एबिलिटी, एडप्टेशन योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं। हॉकी खेल में पेनल्टी स्ट्रोक के आयोजन, यानी कि ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ पेनल्टी स्ट्रोक इन हॉकी द अंपायर टेक पोजीशन। अंपायर कहाँ पे खड़ा होता है जब पेनल्टी स्ट्रोक चलता है? तो पेनल्टी स्ट्रोक के टाइम पे सेंटर लाइन में नहीं होता, 25 यार्ड में भी नहीं होता, स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर ही पेनल्टी स्ट्रोक के दौरान जो है वो अंपायर खड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्राइकिंग सर्कल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द मसल सेल। तो पावर ऑफ हाउस ऑफ द मसल सेल जो है वो हम सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है। लेकिन उसके अलावा ये जितने भी चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इन सब कुछ चीज़ों को जानो आप। लेकिन जैसे बड़े क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे राइबोसोम, यहाँ पे पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसी प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, तो राइबोसोम्स उसका राइट आंसर होता है। उसको भी आप पढ़ लीजिए। और भी जितने भी इन सब के फंक्शंस हैं उनको आप, सेल के जितने भी पार्ट हैं उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे तो उससे भी क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हम अगर चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। कैसे, मतलब एक छोटी छोटी इकाइयों से मिलके बनता है, तो इसलिए हम जानते हैं कि सेल इसका राइट आंसर होगा। जीन्स जो है इससे रिलेटेड नहीं होता। पेशीय तंतु, मसल फाइबर एक पर्टिकुलर मसल का सबसे छोटा एक भाग कह सकते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए मेल और फीमेल, जहाँ पे हम किसी जीव की उत्पत्ति की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल की हम बेसिकली बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर सेल यहाँ पे होगा। 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ टू कैलकुलेट स्टैगर डिस्टेंस ऑफ अ लेन। तो स्टैगर डिस्टेंस इसने कहा है, तो इट मीन्स ये फुल स्टैगर की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हम सब जानते हैं, W/n-1 -0.10 इंटू 2π। कई बार इसके क्वेश्चन को हो सकता है कि सेकंड लेन का, थर्ड लेन का आपको निकालने के लिए भी आ जाए, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे W जो है वो विड्थ ऑफ द लेन हो जाती है, N जो है नंबर ऑफ लेन, यानी कि किस लेन का आप स्टैगर निकालना चाहते हैं, -0.10 जो है वो, क्योंकि हम स्टैंडर्ड ट्रैक की, बॉर्डर ट्रैक की बात करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे -0.10 घटा देते हैं। और इंटू 2π का मतलब 2, क्योंकि ये फुल स्टैगर की बात हो रही है। अगर हाफ स्टैगर की बात होती है, जैसे 200 मीटर में हाफ स्टैगर लगाया जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ पाई की हम बात करते हैं, मतलब पहला ए जो इसका ऑप्शन है वो राइट हो जाता अगर हम 200 मीटर में हाफ स्टैगर की बात करते। तो 2π यानी कि पाई का वैल्यू 3.14 हम सब जानते हैं, या 22/7 जो हम 22/7 की बात करते हैं, वो आप देख लो। अब जो स्टैगर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और भी बन सकते हैं, उनको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। 18th क्वेश्चन है, ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट इज़ फॉर मेजरिंग। तो इसका आंसर जो है वो मोटर फिटनेस यहाँ पे होता है। सामान्य मोटर की क्षमता, जनरल मोटर एबिलिटी जो टेस्ट है वो हम सब जानते हैं कि बैरो फिटनेस टेस्ट जो है जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट होता है। जहाँ पे मोटर एजुकेबिलिटी की बात होती है तो वहाँ पे मैथनी जॉनसन का जो टेस्ट है वो बनाया गया है। तो मोटर फिटनेस के लिए आफर जो है वो मोटर फिटनेस के लिए बेसिकली है, ये राइट आंसर इसका होता है।
19वें क्वेश्चन पे चलें तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स बाइंड द मसल टू द बोन, मसल से बोन को जोड़ने वाले टिश्यू जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, हम सब ने पढ़ा है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, जहाँ पे टेंडन इसका राइट आंसर होता है। और जब हम लिगामेंट की बात करते हैं तो वो बोन टू बोन जो है वो जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ें तो 20th क्वेश्चन, जहाँ पे अलग अलग फूड सोर्सेज दिए गए हैं और उनके जो न्यूट्रिएंट हैं वो क्या हैं वो दिया गया है। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मिल्क, चीज़, योगर्ट। तो इसका राइट आंसर कैल्शियम हो जाता है। मीट है तो ऑब्वियसली जो है प्रोटीन की तरफ बढ़ते हैं। वेजिटेबल्स जो है वो वाइटामिन होते हैं। अगर यहाँ पे फ्रूट्स भी होता तो वो भी जुड़ जाता। लेकिन ब्रेड, राइस है तो सीधी सीधी बात है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाता है बी, 2 3 4 1, है ना। राइट तो आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन से और भी चीज़ें निकल सकती हैं। फूड सोर्सेज आप और भी देख लीजिए। हो सकता है यहाँ पे मिल्क, चीज़, योगर्ट है, इसके अलावा कुछ और हो जाता। यहाँ पे पनीर अगर आ जाता तो क्या आप क्या करते। वेजिटेबल की जगह फ्रूट हो जाता तो आप क्या करते हैं। तो ऐसे ही और भी चीज़ें हैं। ब्रेड, राइस, सीरियल के अलावा यहाँ पे पोटैटो आ जाता तो आप क्या करते। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो कई बार इस तरह से आपके दूसरे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। 21 क्वेश्चन की बात करें तो उबेर कप इज़ एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे टेबल टेनिस मैन, टेबल टेनिस वुमेन, बैडमिंटन मैन और बैडमिंटन वुमेन। जैसे मैंने आपको बताया कि थॉमस कप जो है वो पुरुषों के में बैडमिंटन में खेला जाता है और उबेर कप जो है बैडमिंटन महिला यानी कि बैडमिंटन वुमेन में खेला जाता है। ऐसे ही और ट्रॉफीज़ भी आप पढ़ लेंगे तो सब कुछ आपके लिए आसान होगा। 22वां क्वेश्चन है इन विच गेम एंटीना इज़ यूज्ड। एंटीना किस में यूज़ होता है। तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, रग्बी में नहीं होता। वॉलीबॉल में यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ये सब जानते हैं, सरल सरल क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन है 300 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। तो 300 मीटर स्टीपल चेज जो है वो उसमें एक, क्योंकि बहुत सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो कहीं भी मैच नहीं करते, तो 28 जो हैं वो बेसिकली आपके लिए यहाँ पे बाधाएं यानी कि हर्डल्स होते हैं और 7 जो हैं वो यहाँ पे वाटर जंप्स होते हैं। तो ये आपको याद रखना है 28 + 7। ये आसान आपके लिए सवाल यहाँ पे है। आगे हम बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन की तरफ। स्टर्नम स्थित है। स्टर्नम आप जानते हैं कि चेस्ट में मिडिल में जो है वो पूरी जो आपकी बोन आप टच भी करते हैं तो वो आपको फील होती है। तो स्टर्नम जो है वो बीच की हड्डी जो है वो चेस्ट में है। तो इसका राइट आंसर आपका चेस्ट हो जाएगा। और स्कल में जो है आपको पता है कि 3 तरह की चीज़ें हैं, क्रेनियम, फेस या ईयर। क्रेनियम में 8 हैं हड्डियाँ, फेस में 14 हैं और ईयर में 6 हैं। तो कुल मिला के 28 हड्डियाँ स्कल में आपको मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे क्रेनियम में पैराइटल, ऑसिपिटल, इन सब के बारे में आप पढ़ लीजिए तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पे आपके टकर जाएंगे। 25वें क्वेश्चन में अगर आप देखें तो विच वन इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अलग अलग प्रिंसिपल्स की एक पूरी लिस्ट बनाइए जिसमें आपने देखा होगा ओवरलोड का प्रिंसिपल, इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल, स्पेसिफिसिटी का प्रिंसिपल तो होता है, लेकिन आपको रुकने व चलने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप एंड गो का सिद्धांत नहीं मिलता। शब्द फ्यूजिफॉर्म किससे संबंधित है। तो ये सीधा इसका राइट आंसर होता है अस्थिपेशी यानी कि स्केलेटल मसल से रिलेटेड होता है। जैसे 2 पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स की बात होती है फ्यूजिफॉर्म में, जिसमें हम बाइसेप्स ब्रेकाई इसका एक एग्जांपल होता है। बाइसेप्स ब्रेकाई जो मसल है वो पैरेलल फॉर्म में यहाँ पे फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो और मसल्स यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर नहीं होंगी। ट्रांजिशन पीरियड एम्स एट। तो ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक और क्वेश्चन है। ट्रांजिशन पीरियड आपको पता है कि एक्टिव रिकवरी की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर एक्टिव रिकवरी होगा यानी कि रिकवरी होगा। स्टेबलाइजेशन और परफॉर्मेंस नहीं होगा, सुपर कंपेंसेशन भी नहीं होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं 28th क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है। तो ये बहुत लोगों ने कई बार इस समय ये क्वेश्चन जब हमने देखा था तो गलत किया था। तो इसका आंसर जो है वो सी यानी कि गुआवा होना है, अमरूद। और भी इन सारी चीज़ों में विटामिन सी होना है, खासकर केला और टमाटर में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अमरूद में आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिच सोर्स के रूप में मिलता है। अंतराल प्रशिक्षण विधि, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय। तो किसने यहाँ पे डेवलप किया था, उसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो आपके लिए है A.W. ग्रेसचलर ने जो है वो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जिसका था। उसके अलावा सर्किट ट्रेनिंग को आपको पता है कि मॉर्गन और एडमिंसन दोनों सी और डी ऑप्शन है, ये दोनों ने मिलके जो है वो सर्किट ट्रेनिंग को बनाया था। तो पूरी आप जितनी भी ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, जैसे खासकर सर्किट ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसकी आप नोट्स में बना दीजिए अपना 1 लाइन क्वेश्चंस में, तो आपके लिए आसानी होगी। पैराइटल बोन इज सिचुएटेड इन। पैराइटल बोन कहाँ स्थित होती है। तो पैराइटल बोन जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था
बोन की आपने सारी अगर चीज़ें पढ़ी होंगी तो उसमें आप देखेंगे स्कल यानी कि खोपड़ी में क्रेनियल बोन जो है वो एक तरह से इसमें क्रेनियल जो पार्ट होता है स्कल का उसमें ये आपकी पाई जाती हैं। वर्टिब्रा कॉलम आप जानते हैं अलग पार्ट हो गया, पीछे की रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, और फुट और हैंड एक अलग चीज़ हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो ऑफ एशियन गेम। तो ऐसे ही मोटो ऑफ एशियन गेम जो है इसका राइट आंसर तो एवर ऑनवार्ड होगा, अग्रगामी जो लिखा हुआ है। लेकिन उसके अलावा आपको ओलंपिक का मोटो भी यहाँ देख लेना है, कॉमनवेल्थ का मोटो भी देख लेना है, तो आपके और भी क्वेश्चंस यहाँ से निकल जाएंगे। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? तो ये भी आंसर, ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हॉकी है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी वुमेंस के लिए, हॉकी में वुमेंस कैटेगरी के लिए यहाँ पे ये कराई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हॉकी में और कौन सी, जैसे फुटबॉल में मैंने पहले ही बताया दुरंद है, सुब्रतो है, और भी है। ये सारे जो हैं आपको पता होना चाहिए कि ये अलग अलग ट्रॉफीज़ की लिस्ट आपको अगर आपके पास है तो किसी भी गेम में आप नहीं फंसने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, हु सुपरवाइजेज द टेक ओवर जोन ड्यूरिंग रिले? अगर आप वर्ल्ड एथलेटिक्स की रूल बुक पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि जो अंपायर है वही जो है वो टेक ओवर जोन ड्यूरिंग द रिले रेस वो देखता है कि टेक ओवर जोन में ही क्या बैटन को एक्सचेंज किया गया। तो यहाँ पे रिले रेस में अंपायर की भूमिका यहाँ पे आपको, अगर आप वर्ल्ड एथलेटिक्स की बुक पढ़ेंगे, रूल बुक पढ़ेंगे, तो उसमें आपको अलग अलग तरह के दायित्व उनके वहाँ पे मिलेंगे। 34th क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज़? तो 34th क्वेश्चन आपको पता है कि जो सार्टोरियस है वो लॉन्गेस्ट बोन होती है। तो इसको आप, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके, जैसे सबसे लार्जेस्ट मसल की बात भी आप करेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो अलग अलग, जैसे बॉक्सर मसल कहा जाता है, या जो हम थ्रोइंग मसल जैसे पेक्टोरलिस मेजर को कहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। या और भी अगर हम छोटी हड्डी के बारे में बात करें, बड़ी हड्डी के बारे में बात करें, या सबसे छोटी मसल के बारे में बात करें, तो ये सब जो है वो आप एक लिस्ट बना दीजिए। तो 34th क्वेश्चन से आपके 6-7 क्वेश्चन निकल जाएंगे। 35th क्वेश्चन है, 35th क्वेश्चन है, डेड बॉल इज़ एसोसिएटेड विद? डेड बॉल जो है किससे रिलेटेड है? तो डेड बॉल जो है वो आपके क्रिकेट से तो हम जानते ही हैं, होता है। बास्केटबॉल से भी कई लोग, अगर आप बास्केटबॉलर हैं तो आपको पता होगा कि बाहर बॉल जाता है तो उसे डेड बॉल ही कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है क्रिकेट में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्रिकेट ही दिया था, लेकिन आई थिंक बास्केटबॉल भी इसका आंसर हो सकता है। ऐसे ही टर्मिनोलॉजी और भी गेम्स में होती हैं, तो वो भी आप, जैसे डक है या क्रिकेट में और भी यूज़ किए जाते हैं, बहुत बार पूछ लिया जाता है। मैराथन दूरी, मैराथन जो दौड़ है, रेस है, उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होता है 42.195 किलोमीटर। अगर हाफ मैराथन आता है तो इसका ठीक आधा आप अपॉन 2 कर देंगे तो वो आपका निकल जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया ऑर्गेनाइज एशियन गेम्स इन सेकेंड टाइम? तो ये आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। भारत ने एशियाई खेलों को दूसरी बार कब जो है वो आयोजित किया था? तो पहली बार जो है जब इनाग्रल, एक तरह से एशियन गेम्स का इनाग्रल जो एडिशन था उसमें भारत ने न्यू दिल्ली में 1951 में किया था। लेकिन जो सेकंड जो किया था वो 1982 में न्यू दिल्ली में ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर ये होगा, आप इससे कंफ्यूज नहीं करिएगा। तो इसका राइट आंसर हुआ 1982, जब सेकंड टाइम इंडिया ने एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज़ किया था। ऐसे ही दोस्तों आपके इसी क्वेश्चन से कॉमनवेल्थ गेम्स को भी आप देख लीजिए कि भारत में जो है वो कब कॉमनवेल्थ गेम जो है भारत ने कराए थे, तो वो भी आपके यहाँ क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। ओलंपिक तो खैर कराने की अभी हम रेस में ही हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स हमने कराए हैं, तो उसको आप देख लीजिए। 38th क्वेश्चन आपका, विच वन इज़ नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड? तो पिट्यूटरी, पेरिफेरल, एंड्रिनल और पेनक्रियाज। आप सब जानते हैं पेरिफेरल किसी भी तरह की ग्लैंड नहीं होती। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है मास्टर ग्लैंड के रूप में होती है, एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियाज जो है वो ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन पेरिफेरल जो है वो किसी भी तरह की ग्लैंड नहीं होती। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ गए। 39th में, मेंटल एज ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ डिटेक्टेड बाय? मेंटल एज, अगर हम एनाटॉमिकल एज की बात करें तो वो एक अलग हो जाती है। क्रोनोलॉजिकल एज की बात करें तो वो ये पहला क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम एक्सरे को देखें तो एनाटॉमिकल आ जाती है। अंगों की कार्यक्षमता फिजियोलॉजिकल की बात हम कर देते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा आप मेंटल एज जो है वो किसी की पता कर सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। 40th में होगा, इफ़ द न्यू स्किल टू बी लर्न इन डिफरेंट देन अदर,
देन द ऑलरेडी लर्नड स्किल ट्रांसफर्ड ऑफ लर्निंग विल बी, तो जो सीखने का हस्तांतरण है, मतलब सीखने का पुराने स्किल से आप नए में क्या सीख रहे हो, अगर वो बिल्कुल भी उससे रिलेट नहीं करती, डिफरेंट होती है, तो फिर वहाँ पे किसी भी तरह का फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। तो इसीलिए ज़ीरो यहाँ पे इसका ज़ीरो जो है, इसका लर्निंग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग ज़ीरो रहेगी। अगर कुछ दोनों में रिलेशन होता तो वहाँ पे कहीं ना कहीं धनात्मक यानी कि पॉजिटिव एक तरह से एक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आपको दिखाई देती। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसी में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में आप जैसे अलग अलग जो उनके प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर आप चले जाइए, वहाँ पे लॉज अलग अलग दिए गए हैं ट्रांसफर लर्निंग को लेके, तो लर्निंग के लॉज के ऊपर चले जाइए तो आपके और आंसर भी और क्वेश्चंस भी यहाँ पे बन जाएंगे। 41 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे मिलता है इन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो बाइसेप्स मसल एक्ट एज, अगर हम फ्लेक्स करते हैं एल्बो को तो बाइसेप्स जो है वो क्या कहलाती है, बाइसेप्स जो है वो आपकी एगोनिस्ट मसल कहलाती है, और उसी समय जो एंटागोनिस्ट मसल यानी कि एंटागोनिस्ट मसल जो ये लिखा हुआ है उस वो हो जाती है आपकी ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स उस समय एंटागोनिस्ट मसल के रूप में आपको दिखती है। ऐसे ही आप जब हम ट्राइसेप्स डिप्स करते हैं तो उस समय क्या होता है, इस तरह की चीज़ को भी पढ़ लीजिए तो वो भी आपके आंसर यहाँ पे। इवन एनाटॉमी या हम एनाटॉमी या हम फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे लॉजिक्स को अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बना के चलेंगे, तो आपके क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। 42 क्वेश्चंस की बात करें तो विच वन इज़ नॉट द मेथड ऑफ ड्राइंग फिक्सचर। साइक्लिक मेथड आपका फिक्सचर का एक मेथड होता है, टेबुलर भी होता है, लेकिन सर्कुलर मेथड यहाँ पे किसी भी तरह का होता नहीं है। स्टेयर केस भी आपका होता है, तो राइट आंसर होगा सी। तो ये फिक्सचर वाले क्वेश्चन से आपका एक और क्वेश्चन निकल जाता है, जैसे आप कई बार ये पूछ लेते हैं नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, माना आपको दे दिया कि 8 टीमों का अगर नॉकआउट, अगर स्टेज नॉकआउट, कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि 8 टीमों का जो नॉकआउट मैचेस अगर हो रहे हैं तो नंबर ऑफ टोटल मैचेस कितने होंगे। तो नॉकआउट का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्ट आपका n-1 हो जाएगा। लीग स्टेज में नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे वो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ बाईज कितने दिए जाएंगे, अगर 23 टीमें हैं, 23 टीमों को अगर बाई देना है लीग में तो कितने में देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो फॉर्मूले आप यहाँ पे फिक्सचर से रिलेटेड याद करके रखिए। 43 क्वेश्चन में अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर यूजफुल फॉर बोन्स एंड टीथ, तो बोन्स एंड टीथ आप जानते हैं कैल्शियम तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ फॉस्फोरस भी एक बड़ा एलिमेंट यहाँ पे होता है, जो कि बड़ा मिनरल होता है, जो कि दांतों को और हड्डियों को जो है मजबूत करने में मददगार होता है। अब पूर्व आहार में अधिकता होनी चाहिए, प्री कंपटीशन मील के रूप में क्या होता है। तो प्री कंपटीशन में हम सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ाया जाता है ताकि तुरंत आपके पास एनर्जी वहाँ पर रहे। अगर हम पोस्ट कंपटीशन मील की बात करें तो वहाँ पे आप प्रोटीन की बात कर लेते हैं, और फाइबर की बात तो खैर यहाँ पे किसी भी तरह से नहीं होगी, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पे 3 तरह के दिए हुए हैं, तो इन्हीं के बीच यहाँ पे बात होगी। फ़ैट जो है वो इस तरह से किसी भी पोस्ट और प्री में यहाँ पे बात नहीं की जाती, जनरली फ़ैट की आवश्यकता अपने आप में अलग होती है। तो यहाँ पर आप प्री कंपटीशन में कार्बोहाइड्रेट को देखते हो, पोस्ट कंपटीशन में आता है तो प्रोटीन को देखते हो, क्योंकि शरीर में हुई जितनी भी टूट फूट है उसके लिए आपको प्रोटीन को ही लेना वहाँ पर आवश्यक होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 45वें क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड, तो जॉइंट की जो स्टडी है वो आपकी कहलाती है, क्योंकि अस्थि विज्ञान यानी कि आर्थ्रोलॉजी यहाँ पे आपके लिए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में हम चलें। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इंडिया वन हॉकी गोल्ड मेडल, हॉकी के फील्ड में, हॉकी के खेल में भारत ने कितने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते हैं। तो सब जानते हैं जैसे कि राइट आंसर इसका 8 है, लेकिन अब जो है वो क्वेश्चन शायद इस बार ऐसा आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ मेडल कितने हैं इंडिया के पास, या कैटेगरी भी दे दी जाती है कि अलग अलग क्लासीफाई करके गोल्ड कितने हैं, गोल्ड तो 8 हैं ही, सिल्वर कितने हैं और ब्रॉन्ज कितने हैं। तो ये पूरी एक लिस्ट आप बना दीजिए कि कितने कितने मैच, कितने कितने गोल्ड मेडल हैं। 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल। पहले 2 ब्रॉन्ज मेडल थे, 1 ब्रॉन्ज मेडल लास्ट टोक्यो ओलंपिक में हमने जीता हॉकी में। तो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स भी कई बार पूछ लिया जाता है हॉकी में, तो उसका राइट आंसर भी आपको पता होना चाहिए, 12 होगा, 12 इसका राइट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जाता है। 47th में अगर मैं चलूँ तो विच वन, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए ऐड कर दे रहा हूँ कि एकमात्र जो भारत ने विश्व कप जीता है हॉकी के क्षेत्र में, तो वो भी 1975 में जो है वो भारत ने जीता था। और लास्ट गोल्ड मेडल अगर हम कई बार पूछा जाता है तो लास्ट गोल्ड मेडल मॉस्को ओलंपिक 1980 में भारत ने जीता था, वो भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
47th क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। विच वन इज़ नॉट अ काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम आपने देखा होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल होता है, ऑटोनॉमिक होता है, लेकिन सेंसरी नर्व्स होती हैं, ना कि नर्वस सिस्टम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेंसरी। सेंसरी ए आंसर इसका होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 48th क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे है फंडामेंटल स्किल इन स्टेप किक इज़ एसोसिएटेड विद। इन स्टेप किक हम जानते हैं कि फ़ुटबॉल में यूज़ की जाती है, उसके अलावा स्विमिंग की, ताइक्वांडो की, कबड्डी की, और भी स्पोर्ट्स की, हॉकी की, बहुत सारी, जैसे ड्रैग फ्लिक यूज़ कहाँ किया जाता है, तो ड्रैग फ्लिक हॉकी से रिलेटेड है। और भी स्पोर्ट्स की जो टेक्निक्स हैं उनकी आप पूरी एक लिस्ट बना दीजिए। क्वेश्चन को अगर हम देखें 49th क्वेश्चन, जहाँ पे लंबी कूद में हवाई दूरी को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स जो हैं डिटरमाइन करते हैं, जो कि फ़्लाइट की डिस्टेंस में, लॉन्ग जंप में, तो वहाँ ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है, और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो आंसर्स हैं वो सही नहीं दिए गए हैं, जो कि ऑप्शंस हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर देखें, सबसे लास्ट में अगर जो फैक्टर करेगा, क्योंकि फ़्लाइट की बात हो रही है, तो एयर रेजिस्टेंस हो सकता है। उसके बाद अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो टेक ऑफ हाइट की बात कर सकते हैं, और टेक ऑफ वेलोसिटी जो है वो तीसरे नंबर पे हो सकता है, और टेक ऑफ एंगल जो वो पहले नंबर पे हो सकता है। तो कुल मिला के 1 3 2 4 इसका हो सकता है, लेकिन इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो इसलिए इसको हम फ़िलहाल स्किप कर देते हैं। बाकी इसके बारे में और भी हम देखते हैं कहाँ से रिसर्च हो पाती है। 50th क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर इनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। खुद को प्रोत्साहित करने का, मोटिवेट करने का, इनकरेज करने की सेल्फ लर्निंग टेक्निक क्या है। तो प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन जो है वो दूसरे को दिया जाता है, व्याख्यान, लेक्चर भी दूसरे को दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, टास्क भी खुद को दिया जा सकता है जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर है सेल्फ ऑब्जर्वेशनल जो मेथड है वो आपको यहाँ पे करना है। एथलेटिक्स, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ लाइन इन एथलेटिक ट्रैक इवेंट। तो जितने भी एथलेटिक के ट्रैक इवेंट हैं, पूरा ट्रैक जो बना हुआ है उसकी लाइन की विड्थ क्या है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर है 5 सेंटीमीटर। हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर स्पोर्ट्स में 5 सेंटीमीटर ही इसका विड्थ ऑफ द लेन ज़्यादातर रहती है, लेकिन कई बार हम, जैसे हॉकी में हम कई बार गलत कर देते हैं, 7.5 सेंटीमीटर वहाँ पे एक आपका आंसर होगा। और फुटबॉल में भी आई थिंक नॉट मोर देन 12.5 सेंटीमीटर होता है, तो वो भी आप चेक कर लीजिए। उसके अलावा एथलेटिक्स में जेवलिन में जो है, जब हम बात करते हैं उसके आर्क की बात करते हैं, जो कर्व होता है सामने से, तो उसकी जो विड्थ है वो भी वहाँ पे 7 सेंटीमीटर की हम बात कर लेते हैं। तो कुल मिला के 5 सेंटीमीटर बाकी पूरे ट्रैक में आपको विड्थ ऑफ द लेन मिलती है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इन्होंने, अगर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, विड्थ ऑफ लेन नहीं लिखा है। विड्थ ऑफ लेन होता तो 1.22 मीटर होता, लेकिन विड्थ ऑफ लाइंस लिखा है एथलेटिक्स में ट्रैक इवेंट में, तो वो 5 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, एक और, मैं जैसे हॉकी में मैंने 7.5 सेंटीमीटर बताया, उसके अलावा बैडमिंटन में भी आपको पता होगा 4 सेंटीमीटर की विड्थ होती है हर लाइन की, तो वो थोड़ा सा चेंज वहाँ पे हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन में, और जेवलिन को थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो बाकी के क्वेश्चन आपके 5 सेंटीमीटर में बन जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू फील्ड हॉकी। तो फील्ड हॉकी से रिलेटेड बुली जो है वो फील्ड हॉकी में होती है। ऑफ साइड जो है वो पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता है, तो सीधे सीधे ये आपका आंसर आ ही गया। अगले ऑप्शन में अगर आप जाएँ तो फ्री हिट जो है वो दी जाती है, और पेनल्टी कॉर्नर भी होता है। तो कुल मिला के ऑफ साइड जो है वो यहाँ पे नहीं होता, पहले होता था, फुटबॉल में आज भी है। अपने दोस्तों 53rd क्वेश्चन की, डायनेमिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड। तो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ जो है आपके लिए स्टैटिक स्ट्रेंथ होती है। आइसोटोनिक इसका आंसर होगा बी, यानी कि आइसोटोनिक स्ट्रेंथ जो है वो डायनेमिक स्ट्रेंथ कहलाती है। तो कुल मिला के ये दो क्वेश्चन, आइसोकाइनेटिक किसी और नाम से नहीं जाना जाता, और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ तो बिल्कुल अलग बात यहाँ से हो गई। 54th क्वेश्चन में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मैंने शुरुआत में ही बोला था, उस क्वेश्चन से ही आपका ये क्वेश्चन निकल गया होगा, जहाँ पे पीयूष ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड जो है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहलाती है। 55th क्वेश्चन की ओर चलें तो व्हाट डज द एब्रिविएशन HIV स्टैंड फॉर। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है वो इसका आंसर यहाँ पे होगा। तो कई बार HIV के अलावा और भी ऐसी डिजीज़ हैं जिनका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो उसकी भी एक लिस्ट बना दीजिए, नोट्स आपके 1 लाइनर हो जाएंगे तैयार, तो दिक्कत नहीं होगी। 56th क्वेश्चन में अगर हम देखें, विच वन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स को आप देख लीजिए।
मिडिल पार्ट, सबसे ऊपर का पार्ट, सबसे नीचे का पार्ट, सबसे लास्ट का जो पार्ट है, इस सब के बारे में आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ड्यूडेनम जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो इसका मतलब ये है, इसका आंसर ये नहीं होगा। जेजुनम जो है हम देखते हैं मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और इलियम जो है वो लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन होता है। तो ये तीनों जो है उससे रिलेटेड होते हैं, लेकिन जो रिलेटेड नहीं होता यानी कि ग्रेनियम किसी भी तरह का टर्म नहीं होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। 57th क्वेश्चन को अगर देखें, द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। अगर आप स्टेशनरी पोजीशन में हो तो आपका मैक्सिमम स्पीड वहाँ से जब आप अचीव करते हो तो वो क्या कहलाता है, तो वो एबिलिटी आपकी जो है वो कहलाती है, रिएक्शन एबिलिटी नहीं कहलाती, मूवमेंट एबिलिटी नहीं कहलाती, एक्सेलरेशन एबिलिटी यानी कि एक्सेलरेशन योग्यता कहलाती है। जैसे इसका एग्जांपल बार बार दिया जाता है, जब आप स्टार्टिंग ब्लॉक्स में कोई एथलीट रहता है तो वहाँ पे वो स्टैटिक पोजीशन में यानी कि स्टेशनरी पोजीशन में होता है, और तुरंत उसको वहाँ से अब जो है वो रिएक्शन, तो वो वहाँ से जब वो ब्लॉक्स को छोड़ता है तो रिएक्शन एबिलिटी काम आती है, लेकिन बॉडी को मैक्सिमम स्पीड तक ले जाने की जो एबिलिटी होती है वो एक्सेलरेशन ही कहलाती है। 58 क्वेश्चन, एडेप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड में जहाँ आप जाते हो, जैसे हाई एल्टीट्यूड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम इशू जहाँ वहाँ पे रहता है, तो अलग अलग चीज़ों को आप जब एडप्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन, एक्लेमेटाइज करना। थर्मो रेगुलेशन बेसिकली जो है वो हीट से रिलेटेड है, थर्मो मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। सुपर कंपेंसेशन आप जाते हैं टॉप फॉर्म को मानते हैं, तो एक्लेमेटाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। 59th क्वेश्चन को अगर हम देखें, हु वाज द प्रमोटर ऑफ सरप्लस एनर्जी थ्योरी, तो ये प्ले थ्योरी बेसिकली है। ये जितने भी नाम दिए गए हैं अलग अलग तरह की प्ले थ्योरी इन्होंने दी है। जैसे कार्ल ग्रूस की अगर हम बात करें तो कार्ल ग्रूस ने जो है वो सरप्लस थ्योरी यहाँ पे नहीं दी, बल्कि कार्ल ग्रूस ने एंटिसिपेटरी थ्योरी वहाँ पे दी है। जी स्टैनले हॉल की अगर हम बात करें तो उन्होंने जी स्टैनले हॉल की अगर हम बात करें तो उन्होंने रिकैप्सुलेटरी थ्योरी यहाँ पे दी थी। एमसी डोनाल्ड यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मुझे लगता है दिया हुआ है, प्ले थ्योरी में जो है, मुझे जहाँ तक मेरी समझ है किसी तरह का नाम डोनाल्ड का नहीं है, लेकिन वहाँ पे एमसी डोगल का नाम जरूर है, जिन्होंने इंस्टिंक्टिव प्रैक्टिकल थ्योरी, प्रैक्टिस थ्योरी जो है वो दी थी, इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी, तो एमसी डोगल वहाँ पे है। उसके अलावा जो वी सेलर और एच स्पेंसर जो दिया गया है, ये ही इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो है वो दी थी। तो ये सारी प्ले थ्योरीज़ हैं, अलग अलग लोगों के नाम है, मैंने भी कुछ आपको बता दिए हैं, तो इसकी लिस्ट आप तैयार कर लीजिए। 60 क्वेश्चंस यहाँ पे है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो होता ही है, हेरिडिटी इम्पैक्ट भी होता है, दोनों इफेक्ट बेसिकली यहाँ पे दोनों इम्पैक्ट होते हैं, तो वंशानुक्रम और पर्यावरण प्रभाव दोनों ही यहाँ पे होंगे। 61 क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो जितने भी लर्निंग के थ्योरी हैं, जितनी भी साइकोलॉजी में आपको थ्योरी पढ़ाई गई हैं, उन सबको किस किस ने उसको प्रपोज किया है, किस थ्योरी को, ये आप देख लीजिए। न्यूटन आप जानते हैं कि मोशन के जो हैं वो अलग अलग लॉज उन्होंने दिए थे। पेवलव ने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग, यान पेवलव ने जो है क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी। थ्रॉन्डाइक ने यहाँ पे बहुत फेमस थ्योरी है, बहुत सरल क्वेश्चन ये है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो दी थी, बार बार चीज़ों को करने के बाद सीखने की थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी। और होमर मुझे लगता है किसी भी तरह का यहाँ पे नाम जो है एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। अब दोस्तों बात करते हैं 62nd क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन जो है, द एबिलिटी ऑफ अ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इन ए क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड। ऐसी योग्यता आपकी है जो कि आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात हो रही है, आप समझ सकते हैं। क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम, इसका मतलब स्पीड की बात हो रही है, तो जब भी स्ट्रेंथ और स्पीड मिलती है तो उसका राइट आंसर होता है शक्ति यानी कि पावर, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें 63rd क्वेश्चन की, जिसमें आपको 110 मीटर के हडल की जो हाइट होती है वो यहाँ पे पूछी गई है, इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। सबसे पहले इसका राइट आंसर अगर हम जान लें तो यहाँ पे 1.06 मीटर इसका राइट आंसर होता है। 110 मीटर जो कि हडल मैन के लिए कराई जाती है। अगर हम वुमेन की बात करें तो वहाँ पे 100 मीटर हडल कराई जाती है। तो वहाँ पे जो बाधा दौड़ है उसमें जो उसकी ऊंचाई होती है हडल्स की, वो होती है 0.3838 से 0.84, तो कई बार 0.84 भी दिया होता है, तो उसका राइट आंसर वो हो जाएगा। उसके अलावा आप 400 मीटर के हडल्स की ऊंचाई भी मेंस और वुमेन दोनों के लिए अलग अलग नोट कर सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 1
वीडियो का। इसमें हम देखते हैं हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। जैसे इसका जो राइट आंसर है वो होगा SC बक। तो SC बक जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को इन्होंने सबसे पहले प्रिंसिपल रहे थे। GD सॉन्डी का नाम जो है वो आता है वो एशियन गेम को शुरू करने के लिए। BP कोबर्टिन यानी कि कोबर्टिन की हम जब भी बात करते हैं तो ओलंपिक्स की बात करते हैं। CA जॉन आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा अलग नाम है, जिसके लिए SC बक इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे लगभग 64 क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा संशय था, तो उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर किसी तरह का आइडिया क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन या आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिखिए। बहुत लंबा ये वीडियो हो गया क्योंकि 64 क्वेश्चंस को समझाना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बताना अपने आप में काफ़ी लेंदी हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि कम से कम समय में आपके और भी क्वेश्चंस निकल के आएँ और आपको एक आइडिया आए कि एक क्वेश्चन से आप और क्वेश्चंस को कैसे क्रिएट कर सकते हो। और वन लाइनर क्वेश्चंस को जितना हो सके, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। पढ़ना आपको सब्जेक्टिवली है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरह, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स में कवर करना है, ताकि आपको एक दिन पहले भी जब आप पढ़ने जाएंगे तो पूरी एक कहानी ना पढ़ के जाएं, एक एक क्वेश्चंस के वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए वहाँ पे किसी भी तरह के कन्फ्यूजन्स जो हैं वो, वहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम टेम्परमेंट है वो भी काफ़ी वहाँ पे काम आने वाला है। तो कुल मिला के पार्ट 1 ये था। आगे फिजिकल एजुकेशन का जो ये पेपर है TGT UP TGT का, उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। 125 क्वेश्चन यहाँ पे कुल आने हैं, आपको पता है, जिसमें माइनस मार्किंग भी होनी है। और 125 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का होता है, तो कुल मिला के आपके लगभग 500 नंबर यहाँ पे हो जाते हैं। जितने भी नीडी पर्सन्स हैं उनको शेयर करिए, ताकि और भी आपकी जो ट्रिक्स हैं या एग्ज़ाम रिलेटेड आपकी क्वेरीज़ हैं उसको भी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे भी आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।